गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास आरंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोगों की जो क्लास है उस क्लास में ख़ास बात क्या है, हम आज जो अपने संविधान के जो प्रावधान हैं 26, 27, 28, 29, 30, इन तीनों को एक साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, सवाल आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो भी सवाल आप लोग पूछते हैं हम पूरे सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। आप लोग मुझको या कौस्तुभ को सवाल लिखते रहिए और आपकी जो भी शंकाएं होंगी हम उसको ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे। जो यह संविधान के जो 26 से 30 तक हैं, इसके जो सवालात हैं ये जनरली सही नहीं होते हैं। सही क्यों नहीं होते हैं, उसका कुछ विशिष्ट कारण है। उसका विशिष्ट कारण क्या है कि यह जो प्रावधान है ये काफ़ी उलझे हुए हैं। ये बहुत स्ट्रेट प्रावधान है नहीं। 26 क्या बोलता है, देखिए 26, अगर हम 26, 27, 28, 29, 30 इसको हम देखने की कोशिश करें तो हमको कई एक तरह से ऐसा लगता है कि एक प्रावधान और दूसरे प्रावधान क्यों बनाए गए हैं। अगर आप 26 और 30 को देखिए, यू ओपन द बेयर एक्ट 26 and 30. If you see your Bayer Act and you see the Article 26 and 30, what is the language of Article 26? Freedom to manage the religious affair. You open the Article 30. Article 26, 27 में क्या रिलेशनशिप है? जब तक हम रिलेशनशिप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, we need to understand the relation between one article versus second article. यह आपकी मदद करता है, यह आपकी मदद कहाँ करता है? न केवल आपकी मदद करता है पॉलिटी में, यह आपकी हेल्प करता है जीएस के और पेपर में भी। खासकर जो जीएस का पेपर होता है, पेपर नंबर 3, जो पेपर नंबर 3 होता है उसमें यह आपकी काफी हेल्प करता है। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं, पेपर नंबर 4, आपकी पेपर नंबर 4 में भी यह काफी आपकी मदद करता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 26, 27, 28, 29 एंड 30। एक हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं आर्टिकल 26B एंड आर्टिकल 26D। हमने कल इसको किया था, लेकिन थोड़ा सा हम आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 26B एंड आर्टिकल 26D। सिमिलरली आर्टिकल 25(2)B, 25(2)B एंड 26B। देखिए, सवाल आपको इसी में से आएगा। वो सवाल मिक्स कर देते हैं कई बार। अब ये दो ब्लॉक में बना के बात कर रहा हूं। आई एम मेकिंग द 2 ब्लॉक्स। ब्लॉक 1 25(2)B एंड 26B एंड ब्लॉक 2 26B एंड 26D। बताइए ब्लॉक में क्यों बना रहा हूं? एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाई आई एम मेकिंग दिस ब्लॉक? कोई आदमी इस आइडिया को हमको दे सकता है कि यह ब्लॉक मैं क्यों बना रहा हूं? मैं क्यों चाह रहा हूं कि यह दो आर्टिकल एक साथ आप लोग समझे? व्हाट इज द रीजन? किसी के पास कोई आइडिया है? कोई बता सकता है कि मैं ये दो ब्लॉक क्यों बना रहा हूं? आर्टिकल 26B जो है वह दो चीज के सब्जेक्ट है। ब्लॉक क्यों बना रहा हूं? जो आर्टिकल 26B है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड 25(2)B। अब आप प्रीलिम्स का सवाल बनाइए इसमें। मेक द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स फ्रॉम हियर ओनली। आप प्री का सवाल यहां से बनाइए। आप प्री का सवाल यहां से बनाइए। 25(2)B और 26B में क्या रिलेशन है? 25(2)B और 26 रिलेशन क्या है? जो 26B है वह सब्जेक्ट टू क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड 25(2)B। जब आपके ऑप्शन ABCD बनेंगे तो आपके ABCD ऑप्शन बनाते समय वह इसको भी वहां पर समाहित कर देंगे। गॉट इट? यह क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? यह क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है?
बड़ा आसान सी संकल्पना है, कोई मैं कठिन संकल्पना नहीं बना रहा हूं। अगेन समझने की कोशिश करिए कि जब वह इस आर्टिकल को बनाएंगे, जब सवाल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे। अब आर्टिकल 25 टू बी और 26 बी, 26 बी है क्या, यू रीड 26 बी, मैनेज अफेयर रिलीजियस मैटर, रीड 26 बी। जब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे कोई पढ़ाई फायदा नहीं। 26 बी क्या है, मैनेज अफेयर्स इन रिलीजन, यही तो है ना। अब इसी शब्द को लेके सवाल बनाएगा। 26 भी क्या है, मैनेज अफेयर मैटर, मैनेज अफेयर इन रिलीजन इज सब्जेक्ट टू ए पब्लिक ऑर्डर, बी मॉरलिटी, सी, कल ऐसा ही सिमिलर सवाल मैंने बनाया था, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी, सी, और डी सोशल वेलफेयर। आंसर ए बी, आंसर 2 ए बी सी, आंसर 3 ए बी सी डी, आंसर 4 ए सी डी। बताइए बताइए, किसी, अब सवाल कैसे बना है, ट्राई टू सी द क्वेश्चन। हमने सवाल कैसे बनाया, हमने जो संविधान का आर्टिकल 26 भी है वहां से सवाल बनाया। सवाल क्या बनाया कि किसी भी धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों को चलाने के लिए निम्न प्रतिबंधों को स्वीकार करना होगा। ए पब्लिक ऑर्डर, बी मॉरलिटी, सी हेल्थ, डी सोशल वेलफेयर। अब देखिए, इसका सवाल बनाते समय मैंने किसी भी आर्टिकल का कोई जिक्र नहीं किया है। When I made this question, I have not mentioned any article anywhere. Now you have to explain me how you answer the question. Answer this question. ये क्वेश्चन कल का रिपीट क्वेश्चन है। अगर आप कल का सवाल देखो तो कल के सवाल का ये रिपीट सवाल है। ये तो आपको आंसर करना ही करना चाहिए। आंसर एनीवन, कोई आंसर कर सकता है? कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, क्यों? इसमें क्या खास बात है? कोई आंसर क्यों नहीं कर पा रहा है? ये कल का ही सवाल है, कोई आज नया सवाल नहीं बनाया मैंने। कल जो पढ़ाया है उसी से यह सवाल बन के आ रहा है। कोई नहीं कर पा रहा है। ये तो यार थोड़ा दुखद बात है कि कोई आदमी नहीं कर पा रहा है। इट इज नॉट एप्रिशिएबल कि कोई भी नहीं कर पा रहा है। ये बहुत एप्रिशिएबल स्टेप नहीं है कि इसका आंसर कोई भी नहीं कर पा रहा है। बताओ, कोई तो बताओ भाई। चारों सही होंगे, ऑल फोर आर राइट। क्यों? चूंकि जो आर्टिकल 25(2)(b) है और 226(b) में एक रिलेशन है और वह सर्टेन कंडीशंस के साथ, अगर जो फंडामेंटल राइट, क्या नमाज ऑफर करना एक फंडामेंटल राइट है, he cannot be denied this right on the ground of not belonging to particular sect or denomination who founded the mosque and were managing it. However, क्या है, कोई आदमी को, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, क्या नमाज अदा करने का अधिकार सबके पास है? चलिए इससे आते हैं। आंसर क्या हो गया? नमाज अदा करने का अधिकार सबके पास है, वह किसी भी सेक्ट को बिलोंग करता हो, वह किसी भी सेक्ट को बिलोंग करता हो। नमाज अदा करने का अधिकार सबके पास है, वह किसी भी सेक्ट को बिलोंग करता हो, लेकिन वह क्लेम नहीं कर सकता
कि जो नमाज का इमाम है वह उसी सेक्ट का हो, लेकिन वह क्लेम नहीं कर सकता क्या कि नमाज का इमाम उसी सेक्ट का हो, उसी सेक्ट का हो जिसका वह व्यक्ति है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? Now come on the second question, second comparison. It was the first comparison. Come on the second lib, 26b and 26d. Come on the second lib, 26b and 26d. अगर हम आर्टिकल 26b, 26d और 26b CD को देखें तो जो आर्टिकल 26c है क्या बोलता है? एक्वायर, ओन एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी, ओन एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी। जो 26 का C है ये क्या बोलता है? ओन एक्वायर प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल हिंदी अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं जानबूझ के आपको थोड़ा अंग्रेजी में लिखता हूं, कोई इशू नहीं है, अगर हिंदी लिख सकते हैं। 26 क्या बोलता है कि कोई रिलीजियस डोमिनेशन वह एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी। और 26D क्या बोलता है? उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है। क्लियर हुआ? एकदम साइंस की तरफ पढ़ा रहा हूं मैं। इट इज जस्ट लाइक ए साइंस। आप उत्तर लिखोगे, नंबर की बरसात होगी। 26C एंड 26D आप दोनों को देखिए। 26C और 26D आप देखिए। 26C क्या बोलता है? आप प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आप ओन और एक्वायर कर सकते हो। डी क्या बोलता है? आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। लेकिन एक चीज और है, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जहां यह शब्द आया वहां आप नियम कानून के भीतर आ गए कि आप इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ही कर सकते हो। तो आपको इन अकॉर्डेंस विथ लॉ आपको प्रॉपर्टी को मैनेज करने का अधिकार है। तो अगर 26B को अगर देखें जो बात करता है मैनेज करने का, 26C को देखें, जो 26B को देखें जो अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार देता है, C को देखें जो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का देता है, और D को देखें जो प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। अब आप B और D को साथ साथ देखें, जो हमारा सवाल था। हम सवाल कहां से ले रहे हैं? B और D को। अब हम B और D को साथ साथ देखते हैं। 26B और D को साथ साथ देखे हैं तो एक डिस्टिंक्शन दिख रहा है, मैनेज रिलीजियस अफेयर एंड मैनेज प्रॉपर्टी। मैनेज रिलीजियस अफेयर क्लियर हो रहा है? मैनेज प्रॉपर्टी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम आर्टिकल 26B हम यही सवाल बनाएंगे प्रीलिम्स का भी। जस्ट वेट फॉर माई क्वेश्चन, लेट मी फर्स्ट क्लियर इट। आर्टिकल 26B अगर हम देखते हैं क्या बोलता है, जो कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करिए। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी को आप मैनेज करिए, एडमिनिस्टर करिए। तो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और रिलीजन का मैनेजमेंट दो अलग अलग चीज हो गई। दिस इज द रीजन आई वॉन्ट टू ईयर मार्क दिस डिस्टिंक्शन कि 26B और D को दोनों साथ साथ देखें तो एक डिस्टिंक्शन दिखता है। 26 क्या बोलता है, B क्या बोलता है? 26 बोलता है मैनेज रिलीजियस अफेयर। यस, दिस वन, दिस। 26 क्या बोलता है? D क्या बोलता है? इट इज द B। अब आइए D पे। D क्या बोलता है?
डी रिलीजियस अफेयर की बात नहीं करता है, डी बात करता है राइट टू मैनेजमेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो गया? राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू रिलीजियस बॉडी इज ए गारंटीड फंडामेंटल राइट। इसको फिर सुनिए, इसका मतलब क्या हो गया? इन द मैटर ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू रिलीजियस बॉडी इज गारंटीड फंडामेंटल राइट, जो कि टेकन अवे नहीं किया जा सकता है। यह आप उनसे ले नहीं सकते हो, यह आपका फंडामेंटल राइट है, आप ले नहीं सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो मैंने पहले बताई, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। तो जो 26B है, जो बोलता है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, यही शब्द लिखा है बेयर एक्ट में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हो गया कि जो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का राइट है, रिलीजियस डिनोमिनेशन का, यह गारंटीड फंडामेंटल राइट है और वह लिया नहीं जा सकता एक्सेप्ट फॉर द 3 कंडीशंस, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। जो दूसरा वाला है ये डी। अब आते हैं दूसरे पे डी। अगर हम 26D को समझने की कोशिश करें तो 26D हमको क्या समझा रहा है कि यह जो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 26D है कि जहां पर जो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन का है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का, is entitled to own and acquire, it undoubtedly has a right to administer such property only in accordance with law. Only in accordance with law. क्लियर हो गया? फिर से सुनिए आराम से, यहां शब्द है in accordance with law। 26B और D को हम कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? जो 26B है वह एक ऐसा फंडामेंटल राइट है अपने रिलीजियस मैटर्स को, अफेयर्स को मैनेज करने का, कि सिर्फ 3 कंडीशन जो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी है, उसके अलावा आप उससे वापस नहीं ले सकते हो। लेकिन जो 26D है ये ओनली इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। यहां पर यह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बी में ओनली इन अकॉर्डिंग विथ लॉ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो क्या हो गया? अब इसको हम और करते हैं। जो रिलीजियस अफेयर है इट इज आउटसाइड द पेल ऑफ लॉ। जो 26B का मैनेज अफेयर है इट्स आउटसाइड पेल ऑफ लॉ। यह लॉ के कंट्रोल के बाहर है। जो एक शब्द है इन अकॉर्डिंग विथ लॉ, इस पर अप्लाई नहीं होता है। तो जो मैटर ऑफ रिलीजन आर इंटायरली आउट ऑफ पेल ऑफ लॉ। लेकिन जहां तक 26 का सवाल है, जहां पर प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है। तो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन और जनरल बॉडी है उसके पास राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी है इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। इसको लॉ रेगुलेट नहीं कर सकता है, इसको लॉ रेगुलेट कर सकता है। आप कानून बना के रिलीजियस अफेयर्स के मैटर को रेगुलेट करने से नहीं रोक सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी को कानून बना के आप रेगुलेट कर सकते हो। क्लियर हो नहीं हुआ? टेल मी फास्ट। मजाक नहीं आ रहा है? मजाक नहीं आ रहा है? एक सिंपल सी बात मैंने कहने की कोशिश की है। तो जो कोई ऐसा लॉ बनेगा जो कि वापस लेता है राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड वेस्ट इज इन एनी अदर बॉडी और सेक्युलर बॉडी वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ राइट विच इज गारंटेड बाय आर्टिकल 26D। अगर कोई ऐसा, अब मैं इसको करता हूं, अब इन अकॉर्डिंग विद लॉ पे आते हैं, हम इसको इंटरप्रेट करते हैं।
लेट इंटरप्रेट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। लेट सी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ कि अगर एक लॉ बनाया जाए, एनी लॉ विच टेक्स अवे द राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई आप लॉ बनाइए जो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ले ले। कोई आप लॉ बनाइए जो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ले ले। कोई आप लॉ बनाइए जो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ले ले। यू मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे द राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किससे? फ्रॉम रिलीजियस डिनोमिनेशन। फ्रॉम रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई आप ऐसा लॉ बनाइए जो रिलीजियस डिनोमिनेशन से राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले ले। अगर कोई लॉ बनाया जाए जो राइट जो ले ले और क्या करे, उसको किसी सेक्युलर अथॉरिटी में वेस्ट कर दे, उसको किसी सेक्युलर अथॉरिटी में वेस्ट कर दे। एक लॉ बनाया गया, राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ले लिया गया, रिलीजियस डिनोमिनेशन से ले लिया गया और उसको वेस्ट कहां कर दिया गया? उसको वेस्ट कर दिया एक सेक्युलर अथॉरिटी में। ये क्या होगा? यह 26D का वायोलेशन हो गया। यह 26D का वायोलेशन हो गया। यह 26D का वायोलेशन हो गया। गॉट इट? अगर यह जो सेकुलर अथॉरिटी में वेस्ट करने से आपका वायोलेशन हो गया, आप ले नहीं सकते हो, चलाएंगे वही, आप रेगुलेशन बना सकते हो, लॉ बना सकते हो, आप उनसे ले नहीं सकते हो। तो अगर आपने रिलीजियस डिनोमिनेशन से निकाल कर सेकुलर अथॉरिटी को दे दिया तो वुड अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ राइट जो 26D में दिया गया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ है? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? बहुत फाइन डिस्टिंक्शन है। जस्ट सी द डिस्टिंक्शन, वेरी फाइन डिस्टिंक्शन आई एम मेकिंग। बहुत ही हल्की सी इसमें रेखा है। लेकिन एक कोर्ट केस हुआ कि लेकिन अरोविले जो पांडिचेरी के पास है उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेना वायलेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, यह शहर है, यह प्लेस है। गॉट इट? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? If it is clear, then I will move further. If not, then I will again try to explain you. दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल है अजमेर के दरगाह का। अजमेर के दरगाह का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अजमेर के दरगाह का एक उदाहरण है। अब उसमें क्या हुआ? जो अजमेर की दरगाह है यह सूफी के चिश्ती संप्रदाय को बिलोंग करती है। यह सूफी के चिश्ती संप्रदाय को यह बिलोंग करती है। अब इसमें हुआ क्या? इसका जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट था, जो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो दरगाह के साथ था, वह कभी चिश्ती के हाथ में नहीं था। जो दरगाह का प्रशासन था, दरगाह प्रशासन कभी चिश्ती के हाथ में रहा ही नहीं, कभी चिश्ती के हाथ में रहा ही नहीं। इस दरगाह का जो प्रशासन था वो कभी भी चिश्ती के हाथ में रहा ही नहीं, चिश्ती संप्रदाय के हाथ में रहा ही नहीं। और जब इसको ले लिया गया तो उसमें यह फैसला आया कि यह 26D का वायलेशन नहीं हो रहा है। क्यों?
क्योंकि जो चीज आपके पास रही ही नहीं, जो चीज आपके पास रही ही नहीं, उस पर आप दावा नहीं कर सकते, उस पर आप दावा नहीं कर सकते। क्लियर? आपको, आपने जो प्रॉपर्टी जो था उसी पर आप दावा कर सकते हो। तो इसलिए अगर जो चीज आपके पास नहीं रही है, अगर उसका प्रशासन लिया जा रहा है, तो आप उसके 26D का COD का वायलेशन नहीं होगा। आप सिर्फ वही कर सकते हो जो आपके पास था। तो जो 26C है वह गारंटी क्या करता है? राइट टू ओन एंड एक्वायर। यह एक एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड राइट। Article 20C cannot take away the right of the state to compulsory acquire property. Come on the issue of compulsory acquire property. Come on the issue of compulsory acquire property. जो भूमि का अधिग्रहण है उसके बारे में क्या होगा? तो जो आर्टिकल 26C है, गारंटीज to a religious denomination the right to own and acquire immovable property. यह एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 20C कैन नॉट टेक द राइट ऑफ द स्टेट। तो राइट ऑफ स्टेट कंपल्सरी एक्वायर कर सकता है, 26C उसको नहीं रोक सकता है। एंड देयर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन यू कैन अंडरस्टैंड। तो जो कंपल्सरी एक्वायर करने का, जो एक स्टेट कंपल्सरी एक्वायर कर सकता है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रॉपर्टी को, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? इट डज नॉट डिस्ट्रॉय और कंप्लीटली नेगेटिव राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर इवन द सर्वाइवल ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन द क्वेश्चन। लेकिन वह यह नहीं कर सकता है कि वह यह नहीं कर सकता है, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय और कंप्लीटली finished right to own and acquire property for even the survival of the religious institution in question। जो in question है उसके survival का उसको जरूर ध्यान रखना होगा। Now come on the next point, let's see a bit the 26D। थोड़ा 26D देख लेते हैं, फिर हम लोग आप आगे चलते हैं। 26D क्या है ये बताना इसलिए पड़ रहा है चूंकि यह बहुत ज्यादा क्लियर होता नहीं है। 26D क्या है? एडमिनिस्टर। 26 बस 5 में लगेगा, आफ्टर देन आई विल प्रोसीड फर्दर। 26D क्या है? 26D बात करता है एडमिनिस्टर की। तो जो 26D है वह अगर हम उसको ध्यान में दें तो वह प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, और जो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वह बात कहां से हो रही? 25(1) और 26D को। अगर हम दोनों को समझने की कोशिश करें, तो अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो यह फिर आता है अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के तहत होना चाहिए। आई थिंक आई हैव डन द इनफ फॉर दिस। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। हमने 27 डिटेल में किया हुआ। कम ऑन द आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में 4 चीजें हैं। आर्टिकल 28 है क्या? अगर आर्टिकल 28 देखें तो उसमें 4 चीज महत्वपूर्ण ढंग से कही गई है। क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात कही गई है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कि किसी व्यक्ति को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बाध्यता है या नहीं है। अगर इसको देखें तो 4 तरह के इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है। पहला, होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। पहला क्या है? जो स्टेट के द्वारा होली मेंटेन किया जाता है, ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि राज्य द्वारा जिसको मेंटेन किया जाता है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन
रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जिसको राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, समझ आ रहा हो ना? अगर हिंदी चाहिए मैं हिंदी लिख भी दूंगा, कोई इशू नहीं। दूसरा, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तीसरा, रिसीविंग एड आउट ऑफ द रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? वह स्टेट राज्य के निधि से उसको सहायता प्राप्त होती है। चौथा, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, एस्टैब्लिश इन द ट्रस्ट। एडमिनिस्टर बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट। चार तरह की परिस्थितियों में आर्टिकल 28 काम करता है। चार तरह की परिस्थितियों में आर्टिकल 28 काम कर रहा है। यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर यह क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। हम फिर रिपीट करते हैं। जो आपके संविधान का अनुच्छेद 28 है, यह क्या कहता है? यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता की बात करता है। यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता की बात करता है। तो पहला क्या हो गया? होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। पहला क्या हो गया? होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। दूसरा क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तीसरा क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड। चौथा, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर द ट्रस्ट। अब इस तरह के चार तरह की प्रवृत्तियों वाले धार्मिक संस्थानों में क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दिया जा सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? पहले में नो, या आप रट डालिएगा। पहला जो होली मेंटेन बाय द स्टेट फंड है उसमें नहीं। दूसरा, विथ कंसेंट। पहले नो, दूसरा विथ कंसेंट, तीसरा विथ कंसेंट। चौथा, नो रिस्ट्रिक्शन। जो चार तरह की स्थितियों को उन्होंने बनाया है, तो जो पहला है जहां पर राज्य के द्वारा मेंटेन किया वाला स्टेट है, उसमें आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। जो दूसरा और तीसरा है, जो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है और जो इंस्टीट्यूशन स्टेट फंड से सहायता प्राप्त करता है, उसमें आप व्यक्ति के समर्थन से या व्यक्ति की इच्छा से आप दे सकते हैं। और जो चौथा है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर? क्लियर नहीं हुआ? बड़ा आसान। देखिए, मैंने 28 को जितना आसान संभव था उतना आसान कर दिया कि चार तरह की परिस्थितियां बनती हैं। इन चार तरह की परिस्थितियों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक अनुदेश दिए जा सकते हैं, नहीं दिया सकते हैं। इन चार तरह की परिस्थितियों में जो आंसर है, पहले में नहीं दिया जा सकता, दूसरे में उसकी इच्छा से दे सकते हैं, तीसरे उसकी इच्छा से दे सकते हैं, चौथे में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दे सकते हैं। तो अब चारों में फर्क समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द ऑल फोर। जितना मैक्सिमम आसान पॉसिबल है हमने कर दिया। अब यह बताइए, अगर गुरु नानक, अब थोड़ा सा केस लॉ से हम कुछ बिल्डअप करते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट। गुरु नानक को पढ़ाना अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है या नहीं?
गुरु नानक को पढ़ाना अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है या नहीं है? बताइए। आप एक चीज समझिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्सेस फिलॉसफी। जितना ही दिमाग अच्छा चलाओगे उतना ही मजा आएगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्सेस फिलॉसफी। बैन किस पे है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे है, फिलॉसफी नहीं है। गुरु नानक को पढ़ाना दर्शन है, क्योंकि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक दर्शन का भाग है। जो आर्टिकल 28 कहता क्या है? आर्टिकल 28 सिर्फ एक बात कहता है, आर्टिकल 28 बात करता है, वह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 इज अगेंस्ट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ओनली। यही से सवाल गलत होता है आप लोगों का। आर्टिकल 21 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है। गुरु नानक के दर्शन को, सिद्धांतों को, विचारों को पढ़ाना कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो जो आर्टिकल 28 है वह रिलीजियस फिलॉसफी और कल्चर को नहीं रोकता है। इसलिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में यह कहा गया है कि जब फिलॉसफी और कल्चर को पढ़ाया जाएगा वह क्या होगा? वह रिलीजियस वह इंस्ट्रक्शन होगा। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? अब लेट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और फिलॉसफी में फर्क क्या है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आपका जो GS4 है वो साथ साथ तैयार हो रहा है, ऐसे ही आता है इंस्ट्रक्शन और फिलॉसफी। हम कैसे इस बात को डिफरेंशिएट करेंगे कि यह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है और यह फिलॉसफी है? बिकॉज वी नीड दिस डिफरेंशिएशन टू आंसर द क्वेश्चन। जो इंडियन और वर्ल्ड सिविलाइजेशन है वह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है? वह है टेनेंट्स है, ऑब्जर्वेंस है, रिचुअल्स है। जो उस धर्म के टेनेंट्स हैं, धर्म की जो बातें हैं, जो रिचुअल्स है, ऑब्जर्वेंस है, सेरेमनीज है, मोड्स ऑफ वर्शिप है, सेरेमनीज है, मोड ऑफ वर्शिप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ मैं आपको बता रहा हूं, वहीं से मैं निकाल के लाता हूं आप लोगों के लिए। तो जो टेनेंट्स है, ऑब्जर्वेंस है, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, मोड ऑफ वर्शिप है, तो जो पर्टिकुलर सेट के मोड ऑफ वर्शिप है यह क्या है? यह आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। तो जो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को समझने की कोशिश करें तो वह निर्णय किस तरह की बात कहते हैं, वह जो बात कहते हैं उनका कन्फाइन है, द कॉन्सेप्ट, जो उनकी रिलीजन का कॉन्सेप्ट कन्फाइन है इसेंशियल डॉक्ट्रिन एंड द नेसेसरी सेरेमनीज। इसेंशियल डॉक्ट्रिन, नेसेसरी सेरेमनीज। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझने की कोशिश करें कि क्या रिचुअल्स है, क्या वह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है जिस पर संविधान रोक रहा है, तो यह यह कन्फाइन करता है जो इसेंशियल डॉक्ट्रिन्स हैं और नेसेसरी सेरेमनीज है, और यह एक्सटेंड नहीं करता है, बट नॉट एक्सटेंडेड टू फिलोसफिकल एंड सेक्युलर। यही आप लिखिएगा, मेंस में आएगा तो यही आप लिखिएगा, फिलोसफिकल एंड सेक्युलर अफेयर्स। क्लियर हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वह ट्रेंड यह बोलता है कि जो हमारा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे जो बैन लगाया जा रहा है वो क्या है, वो कन्फाइन करता है कहां पर, कॉन्सेप्ट, जो उस रीजन के कॉन्सेप्ट में क्या है, जो इसेंशियल्स, जो ट्रेंड है उसके, जो उसके इसेंशियल डॉक्ट्रिन है, जो उसके नेसेसरी सेरेमनीज हैं, और यह जो उनका कल्चरल
सेक्युलर फिलोसफिकल स्टडीज पर नहीं जाता है, तो कल्चरल या कल्चरल सेक्युलर फिलोसफिकल हेरिटेज, इसको नहीं टच करता है। अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो इंडिया के कल्चर, इंडिया के सेकुलर करेक्टर, जो इंडिया का फिलोसफिकल एक्टिविटीज हैं, जो स्टडीज हैं, स्टडीज की तरफ जाता है। नाउ इन द लाइट ऑफ दिस डिस्कशन यू अगेन सी द गुरु नानक इशू, यू अगेन सी द गुरु नानक इशू, कि गुरु नानक का जो पढ़ाई लिखाई वाला मामला है वह किस तरह से बात करता है कि हमारा गुरु नानक का जो दर्शन है वह किसी भी तरह से हमारे सेकुलर कैरेक्टर, किसी भी तरह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं आता है। होप इट इज क्लियर? किसी को क्लियर नहीं हुआ? इफ नॉट देन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन मोर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बताइए। अगर हो गया है तो फिर आगे अगले पे हम आए। बताओ, जल्दी बताओ। नहीं हुआ क्लियर? ऑल क्लियर। मयंक अग्रवाल ऑल क्लियर। तनु को क्लियर हो गया। किसको क्लियर नहीं होगा? हाँ, क्वेश्चन अंजलि सिंह क्वेश्चन करा दी, क्वेश्चन कराते हैं। यस यस, कम ऑन द क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मैं पाठ पढ़ाऊंगा उसके बाहर से सवाल कहीं नहीं आएगा। मेरा 2 साल का अनुभव है कि मुझको यूपीएससी में 65 के आसपास सवाल पढ़ाए हुए मिले हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, फिर मिलेंगे, बस आप लोग इसको गलत मत कर दीजिएगा। चलिए सवाल बनाते हैं। धार्मिक अनुदेश के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ए, यह किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं दिया जा सकता। इट कैन नॉट बी गिवन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं दिया जा सकता। बी, यह राज्य पोषित शिक्षण संस्थान में व्यक्ति की इच्छा से दिया जा सकता है। सी, धार्मिक अनुदेश के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है? यह किसी भी शिक्षण संस्थान में दिया जा सकता है। यह राज्य पोषित शिक्षण संस्थान में व्यक्ति की इच्छा से दिया जा सकता है। यह राज्य पोषित शिक्षा संस्थान में व्यक्ति की इच्छा पर भी नहीं दिया जा सकता है, पर भी दिया नहीं जा सकता है। डी, यह ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान में नहीं दिया जा सकता है। कम ऑन द इंग्लिश।
Come on, the English. What? See the English. What is the constitutional provisions with respect to religious instruction given to an educational institution? A. It cannot be given in any educational institution. B. It can be given in the state aided education institution with the consent of the people. C. It cannot be given to the state aided education institution with the consent of people also. यह राष्ट्र द्वारा ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान में इट कैन नॉट बी गिवन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय द ट्रस्ट. बताइए. बताएं. देखिए मैंने ट्रिक किया है, सवाल आसान नहीं है. आई हैव द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन. दिमाग घूम जाएगा. ध्यान से देखिएगा. अगर आपने डायरी में नोट किया है लेक्चर, आप डायरी पढ़िए. आंसर ए, ओनली ए, बी, ओनली ए, बी, सी, B, C, D, none of the above. बताइए. बोले. आंसर करिए, जल्दी करिए. नहीं हो रहा है. आंसर को भाई, आंसर को जल्दी से. You think the answer? I'm starting the next topic. That is the cultural and educational right. कोई आंसर नहीं कर पा रहा है. चलिए आंसर करिए इसको. आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. आर्टिकल 29 एंड 30. आर्टिकल 29 एंड 30 ये क्या बात करते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. यह आपके फंडामेंटल राइट का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद क्या आता है? आर्टिकल 31 है जो प्रॉपर्टी राइट हट गया है, और आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, काउंसिल रेमेडीज का है. जो आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, अगर आर्टिकल 29 और 30 को संविधान में देखें तो आर्टिकल 29 और 30 किसकी बात करता है? आर्टिकल 29 और 30 बात करता है, उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है माइनॉरिटी. अगर आप आर्टिकल 29 30 आप पढ़ें तो एक महत्वपूर्ण शब्द है उसमें माइनॉरिटीज, दोनों में है. आप चाहे 29 पढ़ें या 30 पढ़ें. 29 क्या है? वह 29 बात करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज.
29 बात करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 29 बात करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और 30 बात क्या करता है? माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई सवाल का आंसर नहीं कर पा रहा है? सी द क्वेश्चन ऑल्सो फॉर द फ्यू मिनट। सी द क्वेश्चन भी आप देखिए। अगर हम आर्टिकल 2930 को देखें तो आर्टिकल 2930 दो तरह की बात करते हैं। बात एक ही है, दो तरह से करने की कोशिश की है। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का, और आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज का कि अपने इच्छा अनुसार वह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें। अब आप इसको 2930 में आप समझने की कोशिश करिए। लेट अंडरस्टैंड आर्टिकल 2930। तो पहली बात क्या हो गई? आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशन राइट का है, माइनॉरिटीज के लिए है। जो 29 है वह इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, और 30 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 30 में एक शब्द है चॉइस। अगर आर्टिकल 30 आप पढ़ें तो जहां आर्टिकल 30 फिनिश हो रहा है, आर्टिकल 30 का जो पहला सबसेक्शन खत्म हो रहा है, वह वहां एक शब्द है चॉइस का। और आर्टिकल 29 अगर देखें, अगर आर्टिकल 29 देखें, 29, 30, अगर इन दोनों आर्टिकल को देखें, इन दोनों आर्टिकल और हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 30 क्या बोलता है? इस्टैब्लिश, मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दिख गया। अब आर्टिकल 29 में क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यह पॉइंट जो पॉइंट नंबर 2 है, यह यहां पर नहीं है। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के प्रोटेक्शन की बात है आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 30 में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 30 में जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर और मेंटेन करना है, उसके लिए इसकी बाध्यता नहीं है। क्या है? चॉइस है, चॉइस। वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 29 में उन्होंने जो सब सेक्शन 2 है, उसमें क्या है? एड मिलेगी, लेकिन एड देते समय राज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। रेस, कास्ट, रिलीजन के आधार पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, वो चाहे रिलीजन पर हो या लैंग्वेज पर हो, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, राइट है इस्टेब्लिश और मेंटेन करने का। तो यहां पर रिलीजन और लैंग्वेज, जो चाहे, जो उनकी इच्छा करे, रिलीजन और लैंग्वेज। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? आप समझने कुछ आर्टिकल 29-30 क्या कहना चाहता है और मैं क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल 29 और 30 है, वह यह क्या बोलता है कि स्टेट जो है, स्टेट शैल नॉट इंपोज अपॉन इट एनी कल्चर अदर देन कम्युनिटीज ओन कल्चर। आर्टिकल 29(1) क्या बोलता है? जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी का है, जिसके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर है, वह उसको कंजर्व कर सकता है।
29(1) क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ स्क्रिप्ट लैंग्वेज कल्चर। गॉट इट? जो 29(1) क्या बोलता है? स्क्रिप्ट लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने का। तो कोई भी जो सेक्शन है सिटीजन का, जो भारत के किसी भाग में रह रहा है, वह अपनी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको वह प्रिजर्व और कंजर्व कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट इंपोज नहीं कर सकता है एनी कल्चर अदर देन कंट्रीज ओन कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ है? स्टेट कांट इंपोज। आपका जो कल्चर है, उस कल्चर के अलावा कोई और कल्चर स्टेट इंपोज नहीं कर सकता है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? और इसी को अगर हम 30 के सहारे पढ़ने की कोशिश करें, तो जो कम्युनिटी है, सच कम्युनिटी शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स चॉइस एंड स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड मेक ए डिफरेंशिएशन। अगर इसी हमको 30 के साथ जोड़ें, तो यह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सहायता देते समय सरकार पक्षपात नहीं करेगी। क्लियर? बिल्कुल गणित है ये। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये पूरी मैथ्स है ये। सरकार पक्षपात नहीं करेगी। अगर आप 29 क्या बोलता है कि हर व्यक्ति के पास, हर सेक्शन के पास अपनी लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट को सुरक्षित करने का अधिकार है। अब 30 क्या बोलता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो माइनॉरिटी है, वह अपनी इच्छा के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। और जब राज्य सहायता प्रदान करेगा, तो वह किसी भी तरह से कोई पक्षपात नहीं करेगा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? फिर से ट्राई करें। तो 29 और 30 को अगर हम ध्यान में रख के करें, तो हम प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा संविधान है, जो आर्टिकल 29(1) है, अगर देखें तो डज नॉट रिफर टू एनी रिलीजन इवन दो द मार्जिनल नोट ऑफ द आर्टिकल मेंशन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। अगर हम 29(1) को देखें तो वह किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप की बात नहीं कर रहा है। और जो 29(2) है, वह क्या बोलता है कि एडमिशन नॉट टू बी डिनाइड ऑन एनी सिटीजन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट रिसीविंग एड ऑफ द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस और कास्ट। आप 29(2) को भी पढ़िए आप। तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ओनली अंडरलाइन करिए। मतलब ओनली के अलावा कोई और ग्राउंड है तो आप डिनाई कर सकते हो, आप इस ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर सकते हो। जो आर्टिकल 29 है, यह इंक्लूड करता है राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। जो आर्टिकल 29 है, यह इंक्लूड करता है राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। आप एजिटेट कर सकते हो अपने लैंग्वेज के लिए एजिटेशन करने का। आपको लैंग्वेज की अगर दिक्कत है, आप उसके लिए संघर्ष कर सकते हो। लगता है मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? आई शुड ट्राई समथिंग मोर। यस, टेल मी। अब हमने आपको पढ़ाया था
थोड़ा इसको और एनालाइज करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 15(1), याद आ रहा है? 15(1) की लैंग्वेज एंड आर्टिकल 29(2) की लैंग्वेज थोड़ा सा मैच कर रही है। हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 15(1) एंड 29(2). आप 15(1) को जरा खोल के देखिए, और अगर इन दोनों में फर्क क्या है। सवाल अगर 15(1) और 19(2) से बन के आता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे? हाउ यू कैन हैंडल द क्वेश्चन अगर वो 15(1) और 19(2) को मिक्स करके आ रहा है? बोले, किसी ने पढ़ा है? याद आ रहा आप लोगों को? 15(1) एंड 29(2) याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर आप देखें तो जो 15(1) है वह भी कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। अगर आप देखें तो 15(1) और 19(2) दोनों डिस्क्रिमिनेशन को बार कर रहे हैं कि आप सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन, इनके आधार पर आप फर्क नहीं कर सकते हैं। तो जब आप फर्क नहीं कर सकते हैं तो इन दोनों में फर्क क्या है? दो सिमिलर प्रोविजन क्यों बनाए गए हैं? आर्टिकल 15 क्या है? वह सारे सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द स्टेट। जो आर्टिकल 29(2) है, जो आर्टिकल 15 है, प्रोटेक्ट्स ऑल सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, और जबकि 19(2) जो है एक्सटेंड करा अगेंस्ट द स्टेट और एनीबडी एल्स हु डिनाइड द राइट टू कन्फर्म बाय इट। अब हम इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? सवाल ऐसे बन जाता है 15(1), 29(2). अगेंस्ट द स्टेट, याद आया मैंने कहा था अगेंस्ट द स्टेट है ये, याद आया? इट्स अगेंस्ट द स्टेट। 59(1) क्या है? वह प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। 19(2) क्या करता है? 15(1) क्या करता है? वह सारे सिटीजन को अधिकार देता है अगेंस्ट द स्टेट। 29(2) क्या है? अगेंस्ट द स्टेट प्लस एनीबडी एल्स, अगेंस्ट द स्टेट प्लस एनीबडी एल्स। गॉट इट? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर? मुझको लगता है क्लियर ही नहीं हो रहा है। क्लियर है नहीं है? इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 के बीच में फर्क क्या है? बताएं मेरे को जल्दी से। अगर आप खोल के पढ़िए आर्टिकल 30 को, आप खोल के आप पढ़िए। अगर आप खोल के पढ़ेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। आर्टिकल 51 क्या है? राज्य के खिलाफ है। आर्टिकल 29(2) आप पढ़ें, क्या बोलता है वो? वह राज्य और कोई और व्यक्ति अगर कोई रोकना चाहता है। जो आर्टिकल 15 है वह सारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल। यह जनरल है, यह जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। इट इज फॉर द जनरल डिस्क्रिमिनेशन। जब हम आर्टिकल 29 की बात करता है तो क्या करता है? यह अगेंस्ट ए पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करता है। यह अगेंस्ट एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करता है, एक विशिष्ट परिस्थितियों की बात करता है। यह एक विशिष्ट परिस्थितियों की बात करता है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे डिनायल ऑफ एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वह उसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 15 एक जनरल बात करता है और आर्टिकल 29(2) एक विशेष परिस्थिति की बात करता है। आर्टिकल 15 क्या है? वह एक सामान्य बात करता है और अप्लाई करता है ऑल सिटीजन को।
माइनॉरिटी मेजॉरिटी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, आर्टिकल जो 15 है यह माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों की बात करता है। यह माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की बात करता है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19(2) है, जो हमारा आर्टिकल 29(2) है, यह बात क्या करता है? स्पेशल राइट बात करता है। कहां पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मेंटेन्ड और एडेड बाय द स्टेट। यह बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, इसके बियॉन्ड बात नहीं करता है। यह इसके बियॉन्ड बात नहीं करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड और एडेड बाय द स्टेट। गॉट इट? जो आर्टिकल 15(1) है वह डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट कर रहा है सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यह सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है ये मेनली। आर्टिकल 15(1) जो मेनली बात करता है वह बात क्या करता है? सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जो 19(2) बात क्या करता है? उसमें यह ग्राउंड मेंशन नहीं है, इसमें यह ग्राउंड मेंशन नहीं है, इसलिए गर्ल को आप बार कर सकते हो। सी दिस डिफरेंस, इस फर्क को समझने की कोशिश करिए। जो सेक्स का जिक्र है वो आर्टिकल 15(1) में है, 29(2) में नहीं है। इसलिए एक गर्ल स्टूडेंट को एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बार किया जा सकता है। गॉट इट? नहीं क्लियर हुआ? तो जो आर्टिकल 29(2) में राइट दिया जा रहा है, गिवन टू हिम एज ए सिटीजन एंड नॉट एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी, तो आर्टिकल 20(13)(5)(a) ब्रॉडर है। यह आपके मेंस में आ सकता है, इसलिए मैं इसको तैयार कर रहा हूं। आर्टिकल 15(a) ब्रॉडर है। आर्टिकल 15(1) इस स्कोप में ब्रॉडर है और अप्लाई करता है उन केसेस में जहां पर 29(2) अप्लाई नहीं होता है। जहां पर 29(2) अप्लाई नहीं हो पाएगा वहां पर 15 अप्लाई हो जाएगा। जहां पर 29(2) अप्लाई नहीं हो पाएगा वहां पर 15 अप्लाई हो जाएगा। तो अगर कोई चीज 29(2) के अंदर इनवैलिड नहीं हो पा रही है तो 15(1) के अंदर उसको कवर किया जा सकता है। और जो 29(2) है ये जनरल है, वाइड टर्म्स में है, अप्लाई करता है ऑल सिटीजन को, whether they belong to majority or minority। इसलिए अगर कोई स्कूल रन किया जा रहा है बाय मेजॉरिटी, इफ इट एडेड बाय द स्टेट फंड, वह इनकार नहीं कर सकता है बॉयज के एडमिशन को जो अदर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। कांट रिफ्यूज बाय मेजॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन if run by the state fund, run by the state aid, to other community। Got it? क्लियर हो गया? अब देखिए सवाल क्या बनेगा। देखिए सवाल क्या बनेगा। व्यक्ति की समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 15 में विहित है वह अनुच्छेद 29(2) को भी अपने आप में समाहित करता है।
the right to equality of a person elaborated in Article 15(1) of the Constitution has included or is included the right given in Article 29(2) of the Constitution. और टफ सवाल बनाते हैं. Let make a more tougher question. Right to equality and right to protect minority are having a meeting point in the Indian Constitution. समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक वर्ग के हित के संरक्षण का अधिकार संविधान में एक संगम बनाते हैं. और चेंज करते हैं सवाल को. अल्पसंख्यकों के अधिकार और समानता के अधिकार में विरोधाभास नहीं है. There is no conflict between right given to the minorities and right to equality given the Constitution. आप जितनी तरह सवाल कहिए, जो 25, 26, 27, 28, 29 है, इसको मिला के इसका आंसर देना होगा. और बनाए सवाल कि बस हो गया. अब now let's see the Article 29(1) and 31. Let's see the next point. 29(1) and 31. देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो IAS नहीं हो सकते हो. चलिए, जो आर्टिकल 29 और 31 है, इन दोनों में एक इंटरसेक्शन है. जो प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को गारंटी किया है आर्टिकल 31 में, 30 सबसेक्शन 1 में, वॉज नॉट अवेलेबल. जो एक सेंट जेवियर कॉलेज के केस से समझने की कोशिश करें तो जो सेंट जेवियर कॉलेज था वह किसी भाषा या संप्रदाय के हित के लिए नहीं बना था. तो जो सेंट जेवियर कॉलेज है वह किसी लैंग्वेज के लिए नहीं बना था. तो जो प्रोटेक्शन माइनॉरिटी ग्रुप को मिला है आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 में, वह इस कॉलेज को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है कॉलेज जो बनाया गया था यह कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर नहीं था. तो यह जो कॉलेज था यह कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर के लिए नहीं था. तो एक आपका कंक्लूजन क्या आ गया कि आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 का आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप जो संस्था बनाओगे वह कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर के लिए होगी. अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगा. तो जो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 है वह कवर किसको करता है और किसको कवर नहीं करता है. तो आर्टिकल 30 सबसेक्शन कवर्स इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग जनरल सेकुलर एजुकेशन. जो ऑब्जेक्ट 30 का है is to enable to children of minorities to go outward fully equipped. तो आर्टिकल 30 का ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है ये.
आर्टिकल 30 का ऑब्जेक्टिव क्या है, यह क्यों बनाया गया है? वाई आर्टिकल 30 हैज बीन मेड? सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया हुआ है इसका कि आर्टिकल 30 बनाया गया है कि जो हमारे माइनॉरिटीज हैं वह इंपार्ट क्या करें, जनरल सेक्युलर एजुकेशन। आप पढ़िए आर्टिकल 30 केयरफुली, जनरल सेक्युलर एजुकेशन। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा कि आर्टिकल 30 को बनाते समय किसी धार्मिक एजुकेशन की बात कही गई है। इट इज फॉर द जनरल सेक्युलर, पूरी तैयार होकर समाज में जाएं। तो आर्टिकल 30 जो है जनरल से बात करता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इनेबल द माइनॉरिटी चिल्ड्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, इनेबल द माइनॉरिटी चिल्ड्रेन फॉर व्हाट? fully equipped to go in society, to fully equipped to go in society, वह पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि समाज में जाने के लिए। इस बात को पढ़ना गलत होगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 30(1) है, यह क्या यह रिस्ट्रिक्ट कर रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस ओनली टू केसेस वेयर सच इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न विद लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज। यह पढ़ना गलत है कि वह माइनॉरिटी के, समझने की कोशिश करिएगा इसको, बड़ा अच्छा जजमेंट है, माइनॉरिटी के कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज तक ये कंफाइंड। नो, आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 को अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं कि यह जो सेक्शन है यह इसलिए बनाया गया है कि ऐसे शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया जाए जहां पर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, माइनॉरिटी की शिक्षा दिया जाए। ऐसा नहीं लक्ष्य है। आप फिर से पढ़िए सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। इसका पर्पस क्या है कि वह अपनी चॉइस के शिक्षा संस्थानों का निर्माण करें और जहां से पढ़ने वाले बच्चे समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करें। आर्टिकल 29 और 30 अगर हम दोनों को देखें, 29 एंड 30 दोनों को देखें, यह दोनों सेक्शन दो सेपरेट राइट की बात करते हैं। These are the two separate rights। तो आर्टिकल 29(1) क्या है, यह जनरल प्रोटेक्शन है। 29(1) क्या है, यह एक जनरल प्रोटेक्शन है। इट इज गिविंग द जनरल प्रोटेक्शन। 29(1) इज गिविंग ए जनरल प्रोटेक्शन, एक सामान्य सुरक्षा प्रदान कर रहा है एक सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए। क्या सुरक्षा है, अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का। और जो आर्टिकल 30 है यह स्पेशल राइट दे रहा है। 30 क्या है, स्पेशल राइट दे रहा है। किस बात की स्पेशल राइट दे रहा है, आर्टिकल 30 एक स्पेशल राइट दे रहा है। किस बात की राइट दे रहा है, इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। Got it? Establish educational institution of their own choice। तो आर्टिकल 30 एक स्पेशल राइट दिया माइनॉरिटीज को कि अपने चॉइस के स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वह मेंटेन करें। अगर हम 29-30 को थोड़ा कंपेयर करते हैं आपको और क्लियर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मैं सारा फैक्ट देता हूं इसमें बहुत ज्यादा कोर्ट्स के व्यू पॉइंट भी होते हैं, बस मैं रिसर्च करता हूं। अब जरा हम इसको और कंपेयर करते हैं ताकि इससे बनने वाले सवाल गलत ना हो। इस समय देश में धर्म का मुद्दा बड़ा व्यापक रूप से चल रहा है, धर्मनिरपेक्षता पे एक बहस चल रही है, इसलिए संविधान के ये सारे प्रोविजन और महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब हम आर्टिकल 29
1 और 31, ये दो महत्वपूर्ण हैं। जो आप समझ जाओगे तो यह सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। हम जरा इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों प्रोविजन क्या है। जो 29(1) है वो क्या बोल रहा है, अगर आप पढ़ें, यह एक राइट देता है ऑन एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसमें मेजॉरिटी इंक्लूडेड है। 29(1) में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग मेजॉरिटी, इंक्लूडिंग मेजॉरिटी। आप पढ़िए 29(1) आराम से, आप इसी कंक्लूजन पे आएंगे जो कंक्लूजन मैं दे रहा हूं। आप अगर 29(1) पढ़ें, 29 की हेडिंग माइनॉरिटी है। जब आप 1 पढ़ते हैं, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same। अगर इसको पढ़ें, उसमें मेजॉरिटी भी आ रहा है, yes or no? If you read the 29(1) wordings, nowhere has written the minority only। wording क्या है, any section of the citizens। तो अगर कोई मेजॉरिटी अगर करना चाहता, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो 29(1) है वह ऐसे सेक्शन के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसमें मेजॉरिटी भी इंक्लूड है। लेकिन जब हम सेक्शन 31 को पढ़ते हैं तो वह सिर्फ माइनॉरिटी की बात करता है, ओनली माइनॉरिटी। यहीं से सवाल बनेगा आपका प्रीलिम्स का, इसमें नो मेजॉरिटी। पढ़िए आप, नाउ यू रीड आफ्टर मी। अगर 29(1) को पढ़ते हैं, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन इंक्लूडिंग मेजॉरिटी। अगर हम 31 को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ है ऑल माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी उन्होंने रूल आउट कर दिया। तो 30 सबसेक्शन 1 बात करता है कि सारी माइनॉरिटी के पास अधिकार है कि अपनी स्वेच्छा के शिक्षा संस्थानों का निर्माण करें, उसका निर्देशन करें, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। धर्म और भाषा दोनों की बात करते हैं, इट्स क्लियर। दूसरी बात करते हैं, आर्टिकल 20 में 3 सब्जेक्ट हैं। 29(1) में 3 सब्जेक्ट्स हैं। If you read the bare act of Article 29(1), you got the 3 subjects: language, script, culture। Language, script, culture। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। जो लोग PCSJ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी संविधान का क्लास मेरा अटेंड कर सकते हैं, उनको भी काफी फायदा होगा। अगर 29(1) देखें, 3 सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। अब आइए 31 में क्या है, क्या मिसिंग है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। सिर्फ लैंग्वेज है, 2 मिसिंग है। अगर आप दोनों को देखें, फर्क दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट डील किए गए हैं, जो आर्टिकल 29 है वह 3 सब्जेक्ट की बात करता है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। अगर हम आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 देखें, जो बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन एडमिनिस्ट्रेट करने की, उसमें लैंग्वेज और रिलीजन है। तो आप ऐसा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते हो इस धारा के अधीन जो स्क्रिप्ट और कल्चर की बात करता हो। आप सिर्फ लैंग्वेज और रिलीजन की बात कर सकते हैं। जो हमारा आर्टिकल 29(1) है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात कही गई है, वह किसकी बात करता है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के प्रोटेक्शन। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर के प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, हमारा जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है, उसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है। लेकिन जब हम इसी बात को देखते हैं जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करती है, तो वहां पर माइनॉरिटीज पास राइट क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, नॉट बियॉन्ड दैट। एजुकेशनल
institution of their own choice. Got it? मजा आ रहा नहीं आ रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं, नो रिलेशन विथ एजुकेशन, नो रिलेशन विथ एजुकेशन, इसका शिक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं है। यह प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते हैं, इनका शिक्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आर्टिकल 29(1) है जो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन बात कर रहा है, उसमें शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें देखते हैं, इसमें क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कन्फाइन कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये इसमें कन्फाइन कर रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट तक लिमिटेड हैं, उसके बाहर बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर है, वह जो इसमें स्क्रिप्ट कल्चर और लैंग्वेज का जो प्रोटेक्शन है, उसके लिए जो प्रोटेक्शन है, उसके लिए जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर का प्रोटेक्शन है, इसका मतलब क्या है, यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होली अनकनेक्टेड है। इट इज होली अनकनेक्टेड, इट इज होली unconnected with educational institution, unconnected with educational institution। यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होली अनकनेक्टेड है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जो आप एक प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के से कोई कनेक्शन नहीं है। और इसी तरह जो हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बात करते हैं, अगर मेजॉरिटी से करते हैं, तो यह पूरी तरह से यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाया जाएगा, यह टोटली अनकनेक्टेड होगा। किससे? इन तीन चीजों से, जो स्क्रिप्ट कल्चर और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, अगर कोई मेजॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाता है आर्टिकल 31 के तहत, तो वह अनकनेक्टेड हो सकता है किसी ऐसे उद्देश्य से जिसका लक्ष्य क्या हो, टू कंजर्व स्क्रिप्ट कल्चर और लैंग्वेज। पढ़िए उसको फिर से, सी इट अगेन। सी इट। किसी को क्लियर हुआ, किसी को नहीं हुआ? क्या करें, आज बहुत हो गया? बोले बहुत हो गया, आज बंद कर दें। अगर आज काफी हो गया हो तो आज का बंद कर देते हैं। ऑल क्लियर, वेरी गुड। मजा आया कि नहीं आया? चलो कौस्तुभ बोल रहे हैं सर कंटिन्यू करिए, तो कंटिन्यू कर देते हैं, अपने को क्या है। वेरी गुड।
मजा आ रहा नहीं आ रहा है? अगर मेरी क्लास में पढ़ने में मजा नहीं आया तो अपनी क्लास बेकार है, तब मेरी सारी दिन की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ। जितना मजा आएगा उतना ही क्लास अच्छा रहेगा। अब आप कह सकते हो कि साहब इतने देर से आप चरस किए हो, आप चरस बोए हो इतनी देर से, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, ये तो बताया नहीं आपने कि माइनॉरिटी होता क्या है। पहले हमको ये तो समझाओ कि माइनॉरिटी होता क्या है। 1 घंटे से आप परेशान किए हो माइनॉरिटी माइनॉरिटी। हम माइनॉरिटी तो समझें कि माइनॉरिटी है क्या। चलो थोड़ा माइनॉरिटी समझते हैं कि जो 2930 में जो माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो माइनॉरिटी है क्या। अब माइनॉरिटी समझने में समस्या क्यों है? यह देश के संदर्भ में है या राज्य के संदर्भ में? Whether it is in relation to the state, country or in relation to the राज्य, यह किस तरह व्याख्यायित होगी? These are the two important questions which need to understand before answering this issue, कि जो हमारा माइनॉरिटी है वह कैसे डिफाइंड होगा। अगर हम संविधान को देखें, जो आर्टिकल 13 जो 2930 जो आर्टिकल की बात करता है, जहां पे शब्द आया है, यह माइनॉरिटी डिफाइन नहीं करता है। डिफाइन नो, माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं किया है। जब माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया है तो माइनॉरिटी कैसे डिफाइन करोगे? जब कोई चीज संविधान में डिफाइन नहीं होती है तो हमको कहां जाना पड़ता है? हमको जाना पड़ता है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के पास। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने क्या बोला है? पॉपुलेशन 50% कम तो माइनॉरिटी। जब संविधान में व्याख्यायित नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि उन्होंने कहा कि अगर हम ध्यान दें तो कोई कम्युनिटी जिसकी जनसंख्या 50% से कम है, कहां पर? राज्य में। किसी राज्य में अगर किसी समुदाय की जनसंख्या 50% से कम है तो वह कम्युनिटी क्या होगी? माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी। तो एक कम्युनिटी जो है जिसकी जनसंख्या 50% से कम है, कहां पे? उस राज्य में। लेकिन अगर स्पेसिफिक एरिया में तो है, देन व्हाट अबाउट स्पेसिफिक एरिया? तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए: नेशन, स्टेट, स्पेसिफिक एरिया। जब आपने यह डिसीजन लिया, जब यह आ गया कि राज्य के संदर्भ में है, केंद्र के संदर्भ में है और स्पेसिफिक एरिया में क्या होगा, तो एनी कम्युनिटी जो 50% से कम है किसी राज्य के संदर्भ में, तब वह एक माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है। और ए कम्युनिटी विच इज ए माइनॉरिटी इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टेट, द मेजॉरिटी इन द स्टेट एज ए होल would not be treated as minority for the purpose of this article. Specific area की minority for the purpose of this article 30। यहां से फिर प्री का सवाल बन गया। will not be treated as minority। Got it? will not be treated as minority। इस संविधान के उपबंध के लिए अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई माइनॉरिटी में आता है तो माइनॉरिटी ट्रीट नहीं किया जाएगा। एक जो माइनॉरिटी डिटरमाइन किया जाएगा इन रिलेशन टू द एंटायर पॉपुलर कंट्री, ओनली इफ लॉ इज अप्लाइज टू द एंटायर कंट्री। अगर लॉ पूरी कंट्री को इंप्लॉय करता है, इफ लॉ इज फॉर इंटायर कंट्री, आपके ऐसे के लिए अच्छा है ये, इंटायर कंट्री,
तब माइनॉरिटी को क्या होगा, इंटायर कंट्री पॉपुलेशन। देखिए 3 कॉन्सेप्ट आ गया आप पास माइनॉरिटी के, स्पेसिफिक एरिया, स्टेट एंड नेशन। तो जो राइट ऑफ चिल्ड्रन का जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, यह कैसे होगा, यह पूरे राज्य के होगा। अगर कोई लॉ इन क्वेश्चन स्टेट लॉ है, द माइनॉरिटी मस्ट बी डिटरमाइंड इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो क्या होगा, वह लॉ जो कानून बना रहे हो, वह कानून किसके संदर्भ में है, राज्य के संदर्भ में है या केंद्र के है। अगर राज्य के संदर्भ में है, अगर राज्य कानून, केंद्र कानून, अगर कानून राज्य के संदर्भ में तो राज्य की पॉपुलेशन, जनसंख्या, केंद्र के संबंध में भारत की पॉपुलेशन। गॉट इट? यह किसके संदर्भ में है, यह महत्वपूर्ण होगा। जो माइनॉरिटीज है आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 में इज यूज्ड टू ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। जो आर्टिकल 29(1) है वह लैंड सपोर्ट करता है इस व्यू को दैट द आर्टिकल 31 डील्स विद द नेशनल माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटायर नेशन। तो अब सवाल क्या आ गया, जो हम इस 30 सेक्शन 1 में माइनॉरिटी पढ़ रहे हैं, यह राज्य के संदर्भ में नहीं है, यह किसके संदर्भ में है, यह पूरे देश के संदर्भ में है। आपका एक सवाल और आ गया प्री का, यह पूरे देश के संदर्भ में है, यह राज्य के संदर्भ में नहीं है। गॉट इट? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन कहां चला गया, एजुकेशन चला गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। ये भी एक सवाल पे आ गया कि एजुकेशन किस लिस्ट में है। हमारा एजुकेशन चला गया, कहां शिफ्ट हुआ, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। तो एजुकेशन इस समय किसका सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का। यह सवाल अक्सर आता है कि कौन किसका सब्जेक्ट है। तो स्टेट जो है, जो एजुकेशन है, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट हो गया। अब इससे फर्क क्या आया, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस बात को समझें कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है, जो शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड नॉट द होल ऑफ इंडिया, जो पाई फाउंडेशन में यह व्यू दिया गया, कहा गया कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वह शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट नॉट द होल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, दिस अप्लाइज बोथ द लिंग्विस्टिक एज ए रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब जो ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन हुआ है फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में मेक अ डिफरेंस इन दिस रिगार्ड। यह जो पाई फाउंडेशन का व्यू पॉइंट है जो केस का, जो उन्होंने बोला कि आप इसको राज्य के संदर्भ में देखें। ये क्यों बोला, क्योंकि जब आपने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया तो इसका एक इंपैक्ट पड़ गया। इसको ट्रांसफर करने से एक डिफरेंस आया। क्यों? जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं which could avail of Article 30 subsection 1 when law applied only to state could not make the claim when the law has all India application। समझने की कोशिश करिए आप। जैसे ही आपने इसको शिफ्ट किया, स्टेट लिस्ट से आपने कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया, तो जो ग्रुप्स हैं जो सिर्फ जो लॉ अप्लाई होगा ओनली टू स्टेट could not make the claim when the law has all India application। इसमें क्या होगा, उस केस में linguistically every section of society becomes minority because no language is the mother tongue of the 50%।
गॉट इट? नो टंग इज मदर टंग ऑफ 50%। देखिए, छोटी सी घटना ने पूरे मामले को चेंज कर दिया। एक छोटी सी घटना ने पूरे मामले को चेंज किया। समझ आ नहीं आया कि पाई फाउंडेशन के केस में एक बात कही गई। क्या बात कही गई? कि माइनॉरिटी जो स्टेटस है उसको डिटरमाइन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। यह क्यों कहा गया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, क्योंकि आपने एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया है स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। जब तक एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था तब तक समस्या नहीं थी। जैसे आपने इसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आपने ट्रांसफर कर दिया, जब आपने ट्रांसफर कर दिया तो जो कहते हैं जो सोसाइटी है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सोसाइटी है, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लिंग्विस्टिकली एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकम्स माइनॉरिटी। सब माइनॉरिटी हो गए, क्योंकि कोई लैंग्वेज मदर टंग 50% का नहीं है। जो यह अप्रोच ऑफ द कोर्ट है जो डिफाइन करता है माइनॉरिटीज अपीयर्स टू बी एक परसुएसिव है। तो जो एक डिफिनीशन क्लॉज आता है, यह क्या कर रहा है? यह ब्रेक डाउन कर रहा है इन दोज स्टेट्स वेयर नो रिलीजन और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ दैट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अनलेस वी इन्वोक द डेफिनेशन ऑफ हिंदू गिवन इन एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ आर्टिकल 25(2)। अगर 25(2) के एक्सप्लेनेशन को हम इन्वोक नहीं करें तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है जो पाई फाउंडेशन का कोर्स। अब देखिए सवाल क्या है? इंपैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। अब सवाल बनाइए, what is impact of transfer of education from state list to concurrent list? A, it will change the character of law applied to particular state. B, it will have no impact. C, it will have impact on minority community. D, it will have impact on communities having linguistic minority status। अब देखिए, अब ऑप्शन सी ऑप्शन डी मैंने क्लोज किया हुआ है। अब ऑप्शन सी में हमने लिंग्विस्टिक शब्दों को बाहर किया हुआ है, ऑप्शन डी में हमने लिंग्विस्टिक डाल दिया है। जो आपके सवाल में जो आपके देखा, इट विल चेंज द कैरेक्टर ऑफ लॉ अप्लाई टू द पर्टिकुलर स्टेट। अब यह सही है या गलत है, इसको आप एनालाइज करिए। इट विल चेंज द कैरेक्टर ऑफ लॉ, इट विल चेंज द एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ एक शब्द के बदल देने से यह आंसर सही या गलत हो सकता है।
कैरेक्टर ऑफ लॉ नहीं चेंज करेगा, इट विल चेंज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। सिर्फ आंसर ये सही है, आंसर बाकी सब गलत हो गए। ये गलत क्यों हो गया? इट विल चेंज द कैरेक्टर ऑफ लॉ, नो, इट विल चेंज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। इट विल हैव नो इंपैक्ट, इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा। इट विल हैव द इंपैक्ट ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब इसमें देखिए झगड़ा आ गया, माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं करेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी हैविंग द लिंग्विस्टिक। क्लियर हुआ? ऐसे ही सवाल बनते हैं सिविल सर्विसेज में, इसी तरह के सवाल सिविल सर्विसेज बनते हैं। अगर ऐसे सवाल आप हैंडल कर सकते हो तब तो सिविल सर्विसेज दो, नहीं तो कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बुलेट पॉइंट कर देते हैं। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। जब थक जाना तो बताना, जब तक नहीं थकोगे काम चलता रहेगा। जब तक नहीं थकोगे काम चलता रहेगा, जब थक जाओगे तो काम बंद कर देंगे। अब हम अगली बात करने की कोशिश करते हैं। जो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 है वह किसकी बात करता है? यह सिटीजन की बात करता है या सबकी बात करता है? आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 30 है, चूंकि उसमें सिटीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यह इट इज नॉट necessary to citizen. It is not necessary to citizen. It is not necessary to citizen. यह सिर्फ necessary citizen बात नहीं करता है। तो आर्टिकल 30 सिटीजनशिप को एज ए क्वालिफिकेशन बात नहीं करता है। अब एक चॉइस शब्द आता है। व्हाट इज चॉइस? चॉइस को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो जो एक चॉइस का शब्द आया है, क्या है? अपने इच्छा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग देयर ओन लैंग्वेज ओनली। चलो खैर आज बंद कर देते हैं। आज आपका फंडामेंटल राइट मोर और लेस हो गया है। 2-4 पॉइंट बचा हुआ है। आई विल से द नेक्स्ट पॉइंट। फंडामेंटल राइट में आपका जो मेजर पार्ट है हो चुका है। आर्टिकल 31 जो है मूव कर चुका है आपके लीगल राइट में। आर्टिकल 32 जो है आपका संवैधानिक उपचारों का है। और उसके बाद आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगला लेक्चर आपका जो होगा, मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। 15-20 मिनट का लगेगा। उसके बाद विल स्टार्ट द राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो आपकी पढ़ाई है यह आपके एसेक में भी काम आएगी, आपके पेपर 4 में भी काम आएगी, और आप इंटरव्यू में दौड़ोगे। अगर इंटरव्यू में आप गए और ये सब टॉपिक टच हो गए, आपका सिलेक्शन तय है। आपका सिलेक्शन तय है। अगर आपने इस तरह के टॉपिक पे आंसर देना शुरू कर दिया तो आपके सिलेक्शन में बहुत समस्या नहीं आएगी। हमने पहले ही कहा कि हम लोग 13 क्लास चला रहे हैं इस समय। अपनी ट्यूसडे और थर्सडे की क्लास, जो अपनी ट्यूसडे से फ्राइडे की क्लास है 4 दिन की, वो क्लैश कर रही थी। उसका टाइमिंग चेंज करके 7:15 पे कर दिया गया है ताकि आप दोनों क्लास कर सके। जैसे ही आपकी ये
मॉडर्न इंडिया की क्लास फिनिश होगी। देखिए हम लोग टीचर तलाश रहे हैं, अगर कोई और टीचर नहीं मिलेगा देन आई विल स्टार्ट द कल्चर। कल्चर एक दूसरा पार्ट है। कल्चर क्यों पढ़ाना चाहते हैं हम लोग? कल्चर एक ऐसा पार्ट है जिसपे मटेरियल मिलता ही नहीं है। जो कल्चर की एक दो बड़ी फेमस किताबें आप देखते हैं शहर, जो आपको दुकानों मिलती हैं, उन किताबों के सवाल अब आते ही नहीं है। तो अगर हमको कोई टीचर मिल जाएगा, हम लोग वी आर सर्चिंग द टीचर फॉर द कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री, अगर नहीं मिलेगा तो आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल आई विल स्टार्ट कल्चर। फ्रीडम स्ट्रगल आप लोग दोनों लेक्चर सुनिए। हमने पहले भी कहा है कि 1922 तक हम कर रहे हैं इसी पेज पे। उसके आगे का चल रहा है अपना YouTube ऑनलाइन IAS क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा पे। कल्चर हम शुरू करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पे। इस पर कल्चर शुरू कर देंगे जैसे अपना फ्रीडम स्ट्रगल फिनिश होगा। मोटा मोटी फ्रीडम स्ट्रगल अपना जो है 15 जुलाई तक जा सकता है या 10 जुलाई तक। तब तक अगर कोई टीचर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ाएगा कल्चर। अगर नहीं मिलता है देन आई विल स्टार्ट द कल्चर। अगर टीचर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं हूं ही, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ये अपनी जिम्मेदारी है, जो मैंने कौस्तुभ ने जिम्मेदारी शुरू की है। ये अपनी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेबस पूरा हो, आप लोग सिलेक्ट हों। टीचर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो सारी समस्याओं के लिए मैं हूं। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। तो अच्छा लेक्चर रहा, अच्छा टाइम रहा। विल सी यू अगेन ऑन द सैटरडे। इस सैटरडे की क्लास हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि इस सैटरडे की क्लास में जो करंट अफेयर करेंगे उसमें फर्स्ट 30 मिनट, सैटरडे की क्लास का जो फर्स्ट 30 मिनट है वो है इन्फ्लेशन, RBI, मॉनिटरी पॉलिसी। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि पिछले एक साल से मॉनिटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, RBI, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो शब्द आप सुनते हैं न्यूज में सारे शब्द हैं। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डिफ्लेशन, स्टेफ्लेशन, रूपी डिप्रिशिएशन, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, मॉनिटरी पॉलिसी। and relation of monetary policy with the economic policy, relation of monetary policy with economic policy। ये पहले 30-35 मिनट में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इट्स टेक केयर, विल सी यू ऑन सैटरडे।